बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्रॉमास पढ़ेंगे। सही है, जो यहाँ पर है इसके अंदर इन्होंने दो टॉपिक्स डिस्कस किए। एक ट्रॉमेटिक पेरेन्काइमल इंजरीज, यानी कि जब हमारे ब्रेन के टिश्यूज को क्या हो जाती है, ट्रॉमा हो जाती है। सही है। और दूसरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है ट्रॉमेटिक वास्कुलर इंजरी, यानी कि ब्रेन के अंदर जो विसल्स है जब उनको ट्रॉमा हो जाती है उनको, इसको डिस्कस किया। सही है। इनमें से इम्पोर्टेंट दूसरा वाला है, लेकिन पहले हम जो पहला पैराग्राफ है उसको डिस्कस करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ट्रॉमा में क्या कहते हैं कि जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, हमारे ब्रेन को लग जाती है या हमारे स्पाइनल कार्ड को लग जाती है, तो ये चीज़ें क्या कर सकती है, या तो उस बंदे की डेथ काज कर सकती है या उसमें किसी किस्म की डिसेबिलिटी ला सकती है। सही है। मोस्ट कॉमनली जब ब्रेन को हो जाती है तो ये क्या करता है, डेथ करता है। पार्टिकुलरली ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड को जब हो जाती है ये डिसेबिलिटी काज करती है। आगे क्या कहते हैं कि इसकी जो ट्रॉमा होती है ये डिपेंड करती है उसकी लोकेशन पर और उसकी इंटेंसिटी पर। सही है। इसका क्या मतलब है कि जब ट्रॉमा हमारे ब्रेन के पेरेन्काइमा में हो जाती है, जबकि ये कई सेंटीमीटर क्यूब्स की हो, लेकिन फ्रंटल लोब में हो तो ये साइलेंट होता है, यानी कि इसकी किसी किस्म के साइन सिम्टम्स अपीयर नहीं होती। लेकिन जब ये स्पाइनल कार्ड में होते हैं तो ये डिसेबिलिटी कस करते हैं। जिस तरह जब मोटर न्यूरॉन जो हमारे जो वेंट्रल हॉर्न है उसमें डैमेज हो जाती है तो बंदे को डिफरेंट पैराप्लीजियास का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर जब ये ब्रेन स्टेम को हो जाती है तो ये फेटल हो सकती है, उस बंदे की जान ले सकती है। सही है। फिर जब हमारे हेड को किसी किस्म की ट्रॉमा हो गई, सही है, यानी कि कोई चीज़ इसके साथ लग गया, तो क्या हो सकता है कि ये डिपेंड करता है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को, जिस चीज़ से हेड मारा गया है। सही है। फोर्स ऑफ इम्पैक्ट को, कि कितनी ज़ोर से मारा गया, कितनी इंटेंसिटी से मारा गया। और तीसरा है रिलेटिव इंटेंसिटी, या सॉरी रिलेटिव मोशन। इसका मतलब क्या है कि लेट से ये हमारा ब्रेन है, सही है, और यहाँ से इसको ब्लो लगता है, तो अगर दोनों इस तरह अपोजिट मोशन में, अपोजिट तरफ से हो, तो फिर ये क्या कर बहुत ज़्यादा इंजरी कस कर सकती है। लेकिन अगर ब्रेन इस तरफ मूव करते हैं और पीछे से उसको कोई चीज़ लग जाए तो इसकी मूवमेंट रिलेटिवली क्या है, एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में, इसी वजह से उसका इंजरी जो होता है वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं हो सकती। फिर वो जो ऑब्जेक्ट लगता है हमारे हेड के साथ, वो या तो पेनेट्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि शार्प ऑब्जेक्ट होगा, या ब्लंट होगा। सही है। तो जो पेनेट्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो मोस्टली कौन सी इंजरी काज करती है, ओपन इंजरीज काज कर सकती है। सही, हमारे स्कल्स को ओपन कर देती है, हमारे ब्रेन के अंदर कट्स लगाती है। और जो ब्लंट होते हैं वो क्या करते हैं, ये तो बाहर से लग जाता है, लेकिन ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर डाल देता है वो हमारे ब्रेन की टिश्यूज को डिप्रेस कर देती है। सही है। फिर इंजरी के बारे में इन्होंने बोला है कि बाज इंजरीज क्या हो जाती है, जिस तरह ब्लंट इंजरीज होती है, ये इसका बाहर से कोई विजिबल साइन नजर नहीं आता कि किस जगह पर कोई इंजरी लगा है या नहीं लगा है, लेकिन इसने अंदर इतना डैमेज किया हुआ होगा कि हमारे ब्रेन के टिश्यूज वहाँ पर खराब हो जाते हैं। बस औक़ात कोई शार्प ऑब्जेक्ट आ जाती है, हमारे स्कल को कट कर देती है, उसको ब्रोकन कर देती है, लेकिन अंदर जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं उनको ये नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन टिश्यूज बिल्कुल सेफ रहते हैं। सही है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या कहती है कि जो ब्रेन इंजरीज होती है, या तो ये हमारे पेरेन्काइमा को डैमेज करेगा, जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अभी, या ये हमारे विसल्स को डैमेज कर सकता है, या ये दोनों को एक साथ भी डैमेज कर सकते हैं। ट्रॉमेटिक पेरेन्काइमल इंजरीज इसमें सिंपली यही बात करेगा कि हमारे स्कल के अंदर जो ब्रेन टिश्यूज प्रेजेंट है उसको पेरेन्काइमा का नाम दिया है, वो डैमेज होगा। सही है। इसमें क्या कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट आ गया और वो हमारे हेड के साथ लग गया तो ये क्या करेगा, ये इंजरी काज करेगा। या तो ये जिस जगह पर लगा है उस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर इंजरी होगी, सही है, या अपोजिट साइड पर इंजरी होगी। इसका मतलब ये कि लेट से ये हमारा हेड है, अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट लगा और यहाँ पर इंजरी हो गई तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर हो गया। अगर यहाँ से कोई चीज़ इंजरी यहाँ पर आ गया उसके मोशन की वजह से, तो ये अपोजिट साइड पर होगा। तो जो सेम साइड पर होगा, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पर होगा, उसको हम कोप इंजरी कहते हैं, और जो अपोजिट साइड पर होगा उसको हम काउंटर कोप इंजरी कहते हैं। ये हमने न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ी है। और ये दोनों क्या काज करते हैं, कंट्यूजन काज करती है। कंट्यूजन क्या है, ये एक किस्म की इंजरी है। सही है। जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर दिखाता हूँ, इसमें आप लोग देखिए, यहाँ से बाहर से हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ तो लगा है, लेकिन कोई ओपनिंग वगैरह नहीं आती और अंदर से इस तरह ब्लूइश कलरेशन आती है। सही है। इसको कंट्यूजन कहते हैं। फिर आगे क्या करते हैं कि ये जो कोप और काउंटर कोप इंजरीज होती है, इन दोनों में जो क्रॉस फीचर्स होते हैं और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स होते हैं वो दोनों सिमिलर होते हैं, कंपेरेबल होते हैं। लेकिन ये क्या क्या कर सकती हैं हमारे ब्रेन के साथ, ये या तो हमारे ब्रेन के टिश्यूज को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर देती है, यानी कि एक हेमिस्फीयर के टिश्यू ले जाकर दूसरे हेमिस्फीयर में अटक देती है, जो कि बहुत डेंजरस होते हैं। या वहां पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डैमेज कर सकती है। जाहिर बात है, जब ब्लड वेसल डैमेज होगा तो ब्लीडिंग होगा, तो वहां पर
हेमरेजेस काज कर सकती है, टिश्यू इंजरीज काज कर सकते हैं और एडेमा करते हैं, यानी कि वहाँ पर स्वेलिंग अपीयर हो जाती है। लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सी चीज़ हमारे साथ डैमेज होता है? गहराई। गहराई क्यों डैमेज होती है? क्योंकि गहराई हमारे स्कल के क्लोजेस्ट होते हैं, क्योंकि गहराई क्या होते हैं? ये एलिवेशंस होती है और सल्काई ये डिप्रेशन होती है हमारे स्कल में जो ऐसे ही। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो ये जो कंट्यूजन है इसकी मोस्ट चांस कहाँ कहाँ पर हो सकती है? एक तो ये आर्बिटो फ्रंटल लोब में हो सकता है और दूसरा टेम्पोरल लोब में हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो रफ इनर सरफेस है हमारे स्कल की उसके साथ ये नज़दीक होते हैं। जो फ्रंटल लोब होते हैं जो हमारे आर्बिट की स्कल है उसके साथ होता है, और टेम्पोरल लोब हमारे ईयर की तरफ से जो स्कल है उसका अंदर का सरफेस बहुत ज़्यादा रफिश होता है। ऐसे ही अब कोई शार्प ऑब्जेक्ट हमारे हेड के साथ लग जाता है, जिस तरह बुलेट है या कोई ब्रोकन बोन है वो अंदर गया, तो वो क्या करेगा? वहां पर लेसरेशन काज करेगा। लेसरेशन क्या है? जिस तरह कंट्यूजन एक टाइप ऑफ इंजरी था, इस तरह लेसरेशन भी एक टाइप ऑफ इंजरी है। ये वहां पर कट्स काज कर लेते हैं, या कि वहां पर जो टिश्यूज होते हैं उसको टोन कर देते हैं, चीर देती है, ब्लड वेसल्स को कट कर देते हैं। जाहिर बात है जब ब्लड वेसल कट होंगे तो वहां पर ब्लीडिंग होगा, हेमरेजेस आएंगे। सही है। फिर इसके आगे इसकी मार्फोलॉजी डिस्कस किया है, उसके बाद भी एक पैराग्राफ है, लेकिन पहले मार्फोलॉजी पर आते हैं। मार्फोलॉजी में कंट्यूजन के बारे में कहते हैं कि कंट्यूजन जो होता है ये विच शेप होता है। अब विच शेप का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर एक ब्लॉक लगा इस हेड पर, सही है, तो इसने यहाँ पर इस तरह एक शेप में इंजरी काज की, सही है। ये क्या है? ये विच शेप कंट्यूजन है। तो इसका जो बेस होता है ये आउटर सरफेस में होता है और एपेक्स जो होता है वो इनर पेरेन्काइमा की तरफ होता है, सही है। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की। फिर आगे क्या कहते हैं कि इस वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनसे ब्लड बाहर आ जाती है व्हाइट मैटर में और सब एरिकनाइट स्पेस में, सही है। और यही वजह से क्या हो जाते हैं कि हमारे ब्रेन की जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं, और ये बहुत जल्दी हमें फील होती है, क्योंकि किसी बंदे को डिजीनेस स्टार्ट हो जाते हैं, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंट अदर फंक्शन ऑफ द ब्रेन जिस तरह मेमोरी लॉस वगैरह है वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मॉर्फोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो 24 हॉर्स में हमें नजर आती है। जिस तरह क्या हो जाता है कि वहाँ पर जब न्यूरॉन्स डैमेज हो जाती है तो उनकी न्यूक्लियस में पिक्नोसिस हो जाती है, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल एक जगह पर क्या हो जाती है? कम्पैक्ट बन जाते हैं, सही है। दूसरा जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज्यादा पिंकिश हो जाते हैं, रेडिश हो जाता है, एसोनोफिलिक हो जाता है। जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाती है, जाहिर बात है। लेकिन इस डैमेज के रिजल्ट में क्या हो जाते हैं? हमारा इन्फ्लेमेशन सिस्टम जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस एक्टिव हो जाता है, यानी कि वहां पर हमारे डिफरेंट इम्यून सिस्टम के सेल्स को इनवाइटेशन दी जाती है, वो रिक्रूट हो जाती है। लेकिन ये एज यूजुअल होता है जिस तरह जनरली और टिपिकली होता है। फर्स्ट वहां पर क्या आ जाते हैं? न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, और फिर न्यूट्रोफिल्स के बाद वहां पर नेक्स्ट क्या आ जाते हैं? मैक्रोफेजेस आ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या कहते हैं? इस्केमिक इंजरी और ट्रॉमा की इंजरी में हम डिफरेंस किस तरह करेंगे कि इस्केमिक इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुई है। तो इस्केमिक इंजरी में जो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन होता है वो प्रिजर्व रहता है, सही है, क्योंकि इस्केमिया किस ब्लड वेसल की वजह से होता है वो अंदर रहते हैं, तो अंदर से ही इंजरी स्टार्ट हो जाती है, और बाहर का जो लेयर होता है वो कॉर्टेक्स का वो प्रिजर्व रहता है, सेफ रहता है, सही है। अब इसके बाद जो ट्रॉमा है उसमें क्या होता है? जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो डैमेज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आउटर तरफ से ही हमारे पास पोर्स लगता है, इसलिए आउटर लेयर सबसे पहले डैमेज होगा और अंदर की लेयर्स बाद में डैमेज उनको पहुंचा सकती है। और अब ये जो डैमेज होता है ये हमें ओल्ड इंजरीज भी दिखाती है। अगर इस डैमेज पर कोई अरसा गुजर गए तो वहां पर एक येलोइश ब्राउन कलरेशन हमें नजर आएंगी, वहां की जो एरिया होगा वो डिप्रेस होगा, जिस तरह यहाँ पर है, सही है। इसके अलावा जो रेट्रैक्टेड पैचेस नजर हम आएंगे, सही है, जो हमारे गहराई होते हैं, जो स्वेलिंग्स होते हैं वो इस तरह अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाएंगे, सही है, इसी वजह से। हाँ, एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक डैमेज आया है। इसी रिजल्ट में क्या होगा? वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस एक्टिव होगा, और हमारी हीलिंग प्रोसेस ऑफ द ब्रेन को क्या कहती है? ग्लायोसिस कहती है। इस तरह वहाँ पर डिफरेंट ग्लायोसिस नजर आएंगे, सही है, जो स्कार्स होते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर जो मैक्रोफेजेस होंगे उसने उस ब्लड को जो ओजेस आउट हुआ है उसको एनगल्प किया होगा, इसलिए इन मैक्रोफेजेस के अंदर क्या होगा? हेमोसिड्रेन होगा। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो कंट्यूजन की डैमेज जो होता है ये बाज़ औक़ात डिलिकेट भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत वाइड स्प्रेड होगा, यानी ज़्यादा एरिया डैमेज किया होगा। एज अ रिजल्ट इन्होंने क्या किया होगा कि हमारे न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन्स होती है उनको डैमेज किया होगा, और एक्सॉन्स के डैमेज होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, और ये बाज़ औक़ात हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। अब ऐसे इंजरी जिसमें किसी किस्म की इम्पैक्टनेस नहीं होता, लेकिन ये रिलेटिव मोशन की वजह से होता है।
रिलेटिव मोशन की वजह से किस तरह होता है, लेट्स से मैं आप लोगों को यहाँ पर मिसाल देता हूँ। ये एक बंदे की हेड है, सही है, और वो एक सर्कुलर रोटेशन स्टार्ट कर देता है इस तरह से ही। तो अंदर की तरफ यहाँ पर जो ब्रेन होता है वो इनर्शिया की वजह से क्या रहेंगे, स्टॉप रहेंगे। तो एज अ रिजल्ट इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट जब ये इस तरह मूव करेंगे और अंदर की ब्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अंदर की तरफ जो डिफरेंट ब्रेन टिश्यूज है या विसल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिटेच हो जाएंगे, सही है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो एक्सॉन्स के स्ट्रक्चर होंगे वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और उनके फंक्शन, जाहिर है बात है, जब स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा तो फंक्शन भी डिस्टर्ब होगा। तो ये इफेक्ट काज कर सकते हैं और ये मोस्टली किस वजह से होते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, एक्सॉन को डैमेज हो सकता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग होगा, हेमरेजेस होंगे। और जाहिर बात है एक्सॉन व्हाइट मैटर है तो मोस्टली यहाँ पर व्हाइट मैटर को डैमेज होता है, सही है, क्योंकि व्हाइट मैटर ज्यादातर फाइब्रस फॉर्म में होता है, सही है। तो यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि जो 50% ऑफ द कोमा होता है वो भी यहाँ पर एक्सोनल इंजरीज की वजह से होता है, जो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होता है, और बाद में यहाँ के जो एक्सॉन्स होते हैं वो स्वेल करना स्टार्ट कर देते हैं। मॉर्फोलॉजी के बाद एक पैराग्राफ है, उसमें क्या कहते हैं, अबाउट कंट्यूजन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कंट्यूजन क्या है। ये एक रिवर्सिबल चेंजेस है हमारे ब्रेन के फंक्शन में। वो ब्रेन के फंक्शन क्या है, जाहिर बात है ये जो फंक्शन यहाँ पर डिस्टर्ब होती है, चेंज होती है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। या तो वो बंदा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब वो बेहोश हो जाएगा, उसके रिफ्लेक्सेस थोड़े टाइम के लिए चले जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए उसका ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगा, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन उसको होगा, जिस तरह एमनीजिया है, यानी कि उसको बोलने की बीमारी लग जाएगी। इसकी फिर अगेन दो टाइप से, एंटीरोग्रेट एंड रेट्रोग्रेट वगैरह, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है इसकी जो पैथोजेनेसिस है यानी कि मैकेनिज्म है वो अभी तक अननोन है, सही है। अब आगे क्या कहते हैं कि एक बंदे को बार बार कंफ्यूजन होता है, उसको हेड इंजरीज होते हैं, तो फिर ये जो शॉर्ट टर्म है ये लॉन्ग लास्टिंग बन जाती है, इसलिए उस बंदे को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी बिल्कुल यही चीजें आती है कि लॉस ऑफ डिसीजन हो जाते हैं, बंदा डिसीजन नहीं ले सकता, मेमोरी लॉस हो जाती है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज हो सकता है, इसके अलावा डिफरेंट न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज उसको फ्यूचर में हो सकती है। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि इसको बचपन में हेड इंजरी हुई थी और अब इस ये 60 साल का हो गया, तो वही इंजरी की वजह से इसके दिमाग में ये एक मर्ज आ गया है। मोस्ट कॉमनली अल्जाइमर जो होता है, डिमेंशिया की बीमारी, वो आती है, सही है। आगे क्या, एक डिजीज का नाम लिया है डिमेंशिया फ्यूगिलेस्टिका है, इस तरह कुछ नाम है। इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, क्रोनिक ट्रॉमेटिक इंसेफेलोपैथी। इसमें क्या होता है कि जब हमारे हेड को बार बार इंजरी होती है, जिस तरह हम बॉक्सर लोग होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के सरों को मुक्के से मारते हैं, सही है। और बाद में ये अपीयर हो गया कि एथलीट्स में भी इस तरह होता है, डिफरेंट कोलिजन की वजह से दूसरे प्लेयर्स के साथ। तो एज अ रिजल्ट हमारे ब्रेन के अंदर टेंगल्स अपीयर हो जाएंगे, टेंगल्स अकोमुलेट हो जाएंगे। टेंगल्स के डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं, डेड टिश्यूज, वो इस तरह ब्रेन के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं। ये एज अ रिजल्ट क्या होगा, डिफरेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज उस बंदे को हो जाएंगे। इस न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज की वजह से क्या क्या हो सकता है, उस बंदे को मेमोरी लॉस हो सकता है, उसको ट्रेमर्स हो सकते हैं, या उसकी जो स्पीचिंग है उसमें डिफिकल्टी आ सकती है, बातें करने में डिफिकल्टी आ सकती है, सही है। वास्कुलर ट्रॉमेटिक इंजरी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।